1950, 60 और 70 इस दौरान जर्सी आइलैंड में रहने वाले बहुत से लोगों पर एक मिस्टीरियस आदमी ने हमला किया, जिसको लोगों ने द बीस्ट ऑफ जर्सी का नाम दिया। द बीस्ट ऑफ जर्सी ने इतने खतरनाक काम किए कि जर्सी आइलैंड में रहने वाले लोगों के दिलों में इसका खौफ बैठ गया। जर्सी आइलैंड यूके और फ्रांस के बीच में बाकी आइलैंड में सबसे बड़ा आइलैंड है। जब वहां पर यह वाकया रूनुमा हुआ तो वहां पर 50 से 70 हजार लोग रहते थे। नवंबर 1957 में एक औरत रात के वक्त बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने उस पर हमला कर दिया। इस हमलावर ने उसके गले में रस्सी डाली और उसे बस स्टॉप से घसीटकर जंगल की तरफ ले गया और उसके साथ जबरदस्ती की। ये घिनौना काम सरंजाम देने के बाद वो आदमी वहां से भाग गया। वो औरत काफी बुरे तरीके से जख्मी थी। इस हमलावर को पकड़ने के लिए पुलिस के पास ज्यादा शवाहिद मौजूद नहीं थे, क्योंकि हमला करते वक्त उस आदमी ने अपने चेहरे को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। उस औरत ने पुलिस को बताया कि उस आदमी का तरीका वारदात काफी खौफनाक था। फिर मजीद 2 औरतों के साथ यही सब किया गया। इतने कम वक्त में 3 हमले होने की वजह से आइलैंड के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी अगस्त 1959 में एक औरत पर हमला हुआ, लेकिन उस औरत ने उस पर जवाबी हमला किया और वो आदमी भाग गया। पुलिस को इस बात की समझ आ गई थी कि ये वारदात एक इंसान कर रहा है। जिस औरत ने उसके साथ लड़ाई की और बच निकली, उसने बताया कि उस आदमी की उम्र लगभग 40 साल के करीब है। उसके पास से एक अजीब सी स्मेल आती है। पुलिस को क्राइम वाली जगह से सिगरेट के जले हुए बट्स और रस्सी मिली। 1960 के बाद हमलावर लोगों के घरों में घुसकर ये सब कुछ करने लगा। 3 साल तक मुसलसल इन खतरनाक वाकयात के बाद पुलिस ने स्कॉटलैंड से मदद मांगी ताकि ये मसला हल हो सके। तब जैक मैनिंग नाम का एक डिटेक्टिव इसके लिए हायर किया गया। पुलिस ने आइलैंड के हजारों लोगों से पूछताछ की। पुलिस को बीस्ट के बारे में बताया गया कि उसकी उम्र 40 साल के करीब है, उसकी मूंछें हैं और वो रेनकोट और हैट पहनता है। उसकी हाइट 5 फीट 6 इंच है। उसका आयरिश एक्सेंट था और वो मास्क पहनता था। आइलैंड के लोगों को मोहतात रहने के लिए कहा गया, खास तौर पर रात 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक। जैक ने आइलैंड के लोगों को टूल किट भी दिए ताकि वो लोग बीस्ट को पकड़ सकें। इन्वेस्टिगेटर ने आइलैंड के हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स की डिमांड की। 13 लोगों को छोड़कर बाकी सब ने फिंगरप्रिंट्स दे दिए। पुलिस ने उन 13 लोगों को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय एक अल्फोंस नाम के आदमी को इन्वेस्टिगेट किया। अल्फोंस रात में आइलैंड के इर्द गिर्द चक्कर लगाता था और साथ ही उसके पास रेनकोट भी था। पुलिस ने अल्फोंस से पूछा, लेकिन कुछ भी पता न चल सका। फिर पुलिस ने उस आदमी के घर की कई बार तलाशी ली, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ न लगा और फिर पुलिस ने उस आदमी को छोड़ दिया। लेकिन आइलैंड के लोगों को पूरी तरह यकीन हो गया था कि अल्फोंस ही बीस्ट है, इसलिए उन्होंने उसका घर जला दिया और उसे आइलैंड से निकाल दिया और फिर वो इस तरह जर्सी आइलैंड से 7 मील दूर एक दूसरे आइलैंड में रहने लग गया। इसके बाद 2 साल तक कोई भी अटैक नहीं हुए, लेकिन अप्रैल 1963 में बीस्ट ने एक बार फिर हमला किया। इस बार उसने 9 साल के एक बच्चे पर हमला किया। उसी साल नवंबर में बीस्ट ने एक 11 साल के बच्चे पर हमला किया। फिर उसने जल्द ही 10 साल की एक लड़की और 16 साल के एक लड़के पर भी हमला किया। इसके बाद 2 साल तक फिर कोई और हमला न हुआ, तो पुलिस को लगा कि बीस्ट शायद अब मर चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बीस्ट ने पुलिस को एक लेटर भेजा जिसमें यह लिखा था कि आप लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं हमेशा अपने जुल्म को अंजाम देता हूं, लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं सकते और इसी तरह आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सितंबर में फिर से हमले करूंगा, एक नहीं बल्कि 2 लोगों पर। मुझे आप लोगों के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। बीस्ट के कहे अल्फाज के मुताबिक अगस्त में 20 साल की लड़की पर हमला हुआ। हमला करते वक्त बीस्ट ने लड़की से कहा, क्या तुमको पता है कि एक औरत को मारते वक्त कितना टाइम लगता है? हद 5 मिनट लगते हैं। पुलिस ने बहुत कोशिश की बीस्ट को पकड़ने की, लेकिन अभी तक वो नाकाम ही होते आ रहे थे। तभी एक हैरानकुन वाकया रूनुमा हुआ। अगस्त 1971 में रात को 2 पुलिस मुलाजिम अपनी नाइट ड्यूटी कर रहे थे। वो दोनों अपनी गाड़ी से पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब एक गाड़ी बहुत तेजी से उनके पास से गुजरी। पुलिस ने उस गाड़ी का पीछा किया और वो गाड़ी पुलिस से बचने के लिए क्रैश हो गई। तब पुलिस ने एक आदमी को गाड़ी में से निकाला और देखा कि उस आदमी से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही थी और साथ में उस आदमी ने रेनकोट भी पहना हुआ था। उसके हाथ में एक बैंड था जिसके नाखून निकले हुए थे। उसकी जैकेट में स्पाइक्स लगे हुए थे। पुलिस ने मजीद गाड़ी की छानबीन की तो उन्हें एक मास्क और फ्लैश लाइट मिली। तब उन्हें पता चला कि उन्होंने बीस्ट ऑफ जर्सी को पकड़ा है। जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा था उसका नाम एडवर्ड पैसनल था और उसकी उम्र 40 साल थी। वो जर्सी आइलैंड पर ही पला बढ़ा था। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी एक बेटी और 2 स्टेप चिल्ड्रन भी थे।
वो बीस्ट अपनी बीवी से उसकी मां के चलाए हुए एक यतीम खाने में मिला था। एडवर्ड वहां पर हेल्पर के तौर पर काम करता था। बच्चे उसे काफी पसंद करते थे। वो बच्चों के लिए गिफ्ट और मिठाई भी लाता था। एडवर्ड और जॉन की शादी के कुछ देर बाद ही उनका रिश्ता कुछ ऐसा अच्छा नहीं चला और दोनों में किसी किस्म का फिजिकल या इमोशनल रिलेशन नहीं था। पुलिस ने एडवर्ड से काफी सवालात पूछे, लेकिन उसने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। जब पुलिस ने उसे कहा कि हमें पता है कि तुम बीस्ट ऑफ जर्सी हो, तो उसने पुलिस को कहा कि तुम साबित करके दिखा दो। पुलिस ने एडवर्ड के घर की तलाशी ली तो उन्हें उसके घर से एक सीक्रेट रूम मिला और इस रूम में से पुलिस को कई हैट्स, रेनकोट्स और मास्क मिले और उसके विक्टिम्स की तस्वीरें उसके घर की दीवार पर चिपकी हुई थी। इसका मतलब जब वो बीस्ट किसी को मारने वाला होता था तो उसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किया करता। इस रूम में से भी वही अजीब सी स्मेल आ रही थी। इस रूम में पुलिस को कई काले जादू की किताबें मिली। इसके कमरे की दीवार पर एक तलवार भी लटकी हुई थी। पुलिस के मुताबिक वो हमला करने से पहले किसी जानवर को कुर्बान करता था ताकि उसे उसके काम में कामयाबी हासिल हो। एडवर्ड स्मोकिंग नहीं करता था और ना ही उसका आयरिश एक्सेंट था। वो ऐसा पुलिस को गुमराह करने के लिए क्या करता था। नवंबर 1971 में ट्रायल शुरू हुआ। जिन 13 लोगों ने पुलिस को फिंगरप्रिंट्स देने से मना किया था, एडवर्ड भी उन लोगों में से एक था। अगर पुलिस ने पहले छानबीन की होती तो उसको जल्दी पकड़ा जा सकता था। एडवर्ड जर्सी का एक इंतहाई मोहतरम इंसान था। एडवर्ड यतीम खाने में लोगों की मदद भी किया करता था, इसलिए किसी को शक भी नहीं था कि वो इंसान इतना घिनौना काम कर सकता है। उसको 30 साल की जेल की सजा हुई। एडवर्ड की बीवी को इस बात का बिल्कुल नहीं पता था कि उसका शाहर ही बीस्ट ऑफ जर्सी है। अल्फोंसे, जिसको लोगों ने निकाल दिया था, वो 14 साल तक एक छोटे से आइलैंड में रहा जहां ज्यादातर मछुआरे ही रहते थे। वहां पर काफी खुश था और खुद को वहां का राजा समझता था। हालांकि बाद में वो जर्सी वापस आ गया। 2012 में 47 साल की उम्र में उसकी वफात हुई। दूसरी तरफ एडवर्ड को उसकी सजा के 20 साल मुकम्मल होने पर रिहा कर दिया गया और उसे जर्सी वापस जाने की इजाजत भी मिल गई। लेकिन जर्सी के लोगों ने उसे वहां रहने नहीं दिया, इसलिए एडवर्ड वहां से कहीं और चला गया और अपनी बाकी जिंदगी के साल वहां पर गुजारे। सन 1994 में एडवर्ड की हार्ट अटैक से मौत हुई। एडवर्ड को सिर्फ 13 विक्टिम्स की वजह से सजा हुई, लेकिन कई लोगों का मानना है कि एडवर्ड ने 13 से ज्यादा लोगों को मारा था। सन 2008 में बीस्ट की बीवी जोएन, जो यतीम खाने को चला रही थी, उस यतीम खाने में ऑपरेशनल रेक्टेंगल नाम का एक ऑपरेशन चला तो वहां पर मौजूद बच्चों ने बताया कि रात के वक्त उनके बेड के पास एक आदमी मास्क पहने खड़ा रहता था और उन पर अटैक भी करता था। एक बच्चे ने यह भी बताया कि एडवर्ड बच्चों पर क्लोरोफॉर्म यूज करता और फिर उन्हें बेड से उठाकर जंगल की तरफ ले जाता और घटिया काम करने के बाद बच्चों को दोबारा उसी तरह बेड पर लेटा दिया करता। इस ऑपरेशन की 2000 सफ़हात की रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश की गई और इसमें इस बात को वाज़ेह किया गया कि इस यतीम खाने में चल रहे इस घिनौने काम में बहुत से बड़े बड़े लोगों का हाथ भी था। दोस्तों, 16 दिसंबर सन 1961 के दिन माइकल क्लार्क रॉकफेलर अपने साथियों के साथ कश्ती स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। समुद्र में तेज लहरें होने की वजह से कश्ती की मोटर में पानी चला गया था। ये लोग पापुआ न्यू गिनी के साहिल के काफी करीब थे। कश्ती में पानी आने की वजह से कश्ती डूबना शुरू हो गई और साहिल से दूर होती चली जा रही थी। दरअसल माइकल आस्मैट ट्राइब के लोगों से मिलना चाहता था और वो लोग यहीं रहते थे। माइकल को इस कबीले के लोगों का आर्ट वर्क हद से ज्यादा पसंद था। इस आर्ट वर्क में उसके लिए सबसे ज्यादा दिलकश बिस्पोल था। ये एक सादा लकड़ी होती है, मगर इस कबीले के लोग इसे इस तरह डिजाइन करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी खड़ा है। इस कबीले के लोग बिस्पोल को आर्ट के लिए नहीं बनाते थे। उन लोगों का ये अकीदा था कि इन बिस्पोल्स में उनके कबीले के जंगजुओं की रूहें हैं जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई होती थी। जब तक उनके कबीले के लोग दुश्मन कबीले के लोगों को मार न दें, तब तक ये रूहें बिस्पोल में कैद रहेंगी। अगर दुश्मनों ने उनके 4 लोग मारे हैं तो उनके अकीदे के मुताबिक जमीन पर तवाजुन बरकरार रखने के लिए दुश्मन कबीले के 4 लोगों को मारना इंतहाई जरूरी है। आस्मैट ट्राइब के लोग इन बिस्पोल्स को न फेंकते थे और न ही किसी को देते थे। ये उनकी सकाफत और सोसाइटी का हिस्सा था, बल्कि उनके अकीदे का हिस्सा था। अब कुछ माह पहले ही माइकल क्लार्क रॉकफेलर ने इस कबीले को विजिट किया था और उसे उनके बिस्पोल्स के बारे में पता चलता है। माइकल ये सोचता है कि वो अपना सारा सामान उस कबीले के लोगों को दे देगा और बदले में उनसे बिस्पोल ले लेगा। उसने पिछली मर्तबा भी ऐसा ही किया,
मगर कबीले के लोगों ने उसको बिस्पोल नहीं दिया। लेकिन इस मर्तबा भी वो इसी इरादे से आ रहा था और उसके पास सामान भी पहले से काफी गुना ज्यादा था। माइकल की कश्ती पापुआ न्यू गिनी के साहिल से दूर होती जा रही थी। इस कश्ती में माइकल के साथ 2 और लोग भी होते हैं, एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट रेने और 2 उस कबीले के लोग जिनके नाम साइमन और लियो थे, वो भी साथ होते हैं जो उनकी रहनुमाई के लिए उनके साथ चले थे। माइकल दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक था, मगर उसे लग्जरी की बजाय कबीलों की सकाफत में ज्यादा दिलचस्पी थी। माइकल के बाप का एक म्यूजियम था जहां पर दुनिया भर का आर्ट वर्क मौजूद था। माइकल इस दौरे से 7 माह पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फिल्म मेकर्स के साथ यहां आया था। माइकल ये चाहता था कि वो इस कबीले के बने हुए मुख्तलिफ आर्ट वर्क को अपने वालिद के म्यूजियम में रखे ताकि वहां के लोग इस आर्ट वर्क के बारे में जानें और इसकी कदर करें। उसके वालिद के म्यूजियम में बिस्पोल नहीं होते थे, इसलिए वो हर कीमत पर इनको हासिल करना चाहता था। रॉकफेलर खानदान को जब माइकल की गुमशुदगी के बारे में पता चलता है तो उनके सर पर एक पहाड़ टूट पड़ता है। ये खानदान अपने सियासी असर और रसूख की बदौलत सैकड़ों शिप्स, हेलीकॉप्टर्स, सपोर्टर हवाई जहाजों को इसकी तलाश के काम पर लगा देते हैं। उसका बाप खुद उसे देखने के लिए उस मकाम पर गया। उसका बाप पापुआ न्यू गिनी में उसे हर जगह तलाश करता है, मगर उसे उसका कहीं भी सुराग नहीं मिलता और तकरीबन 10 दिनों के बाद ये फैमिली मायूस होकर वापस चली जाती है। मगर उसे तलाश करने का काम जारी रहता है। कोई ना कोई माइकल को इस एरिया में ढूंढता ही रहता है। आखिरकार सन 1964 में उसके खानदान वाले इस बात को तस्लीम कर लेते हैं कि रॉकफेलर डूब कर मरा है। मगर उस शख्स ने मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी और ये जबरदस्त तैराक भी था, और इसी वजह से सबको यही लगता था कि माइकल पापुआ न्यू गिनी में ही कहीं मौजूद है। जब उसके खानदान की तरफ से उसको मुर्दा तस्लीम किए हुए काफी अरसा गुजर गया, तब अचानक सन 1969 में एक रिपोर्टर मिल्ट मैचलिन ने यह ऐलान किया कि उसने एक ऑस्ट्रेलियन आदमी से सुना है कि माइकल को पापुआ न्यू गिनी के जंगलात में ही देखा गया है। मिल्ट मैचलिन उस शख्स की बात पर यकीन कर लेता है और अपने अमले के साथ पापुआ न्यू गिनी पहुंच जाता है। ये शख्स उस एरिया में हर जगह माइकल को तलाश करता है और वहां के मकामी लोगों से भी उसके बारे में पूछता है, मगर वहां पर माइकल का नामो निशान मौजूद नहीं था। मिल्ट मिचलिन और उसके अमले ने वहां मौजूद मकामी लोगों, उनके रहन सहन और काफी मकामात की वीडियोस भी बनाई और उन्होंने वापस जाकर इन वीडियोस को देखा, मगर इनमें कहीं भी माइकल का वजूद नहीं था। इसके 40 साल बाद एक और अमला उस शख्स की तलाश करने के लिए निकलता है, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि माइकल वहां के मकामी लोगों के साथ ही रह रहा है। उस अमले ने मिल्ट मिचलिन की रिकॉर्ड की गई तमाम वीडियोस को देखा तो उन्हें एक अजीबोगरीब क्लिप देखने को मिला। उस कबीले के लोग दूसरे कबीले के लोगों के साथ लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो उनके दरमियान दाढ़ी वाला एक सफेद फार्म भी मौजूद होता है। वो शख्स बिल्कुल माइकल की तरह लग रहा था। इस वीडियो के बाद ये अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं कि एक अरबपति बाप का बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस कबीले का एक हिस्सा बन गया है, मगर ये बात अभी भी यकीन के साथ नहीं कही जा सकती थी कि वो शख्स माइकल है भी या कि नहीं। सन 2012 में इस शख्स को गुम हुए 50 साल गुजर चुके थे। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जिसका नाम कार्ल हॉफमैन था, उसने सोचा कि वो पापुआ न्यू गिनी जाएगा और इस मिस्ट्री को हल करेगा। फिर ये शख्स और उसके तर्जुमान पापुआ न्यू गिनी पहुंच जाते हैं और ये लोग उस कबीले के साथ रहना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को उन कबाइल के लोगों का एतमाद जीतने में काफी माह लग जाते हैं। इस कबीले के लोग कार्ल को ये बताते हैं कि असल में माइकल के साथ क्या हुआ था और साथ में ये धमकी भी देते हैं कि अगर ये बात किसी और को पता चली तो उनका सारा गांव मारा जाएगा और साथ ही वो भी जिंदा नहीं बचेगा। उन कबाइल के लोगों के मुताबिक दरअसल जब माइकल मदद के लिए तैराकी कर रहा था तो उस कबीले के 3 बड़े आदमी कबीले के 50 आदमियों के साथ अपनी पानी की कश्तियों में बैठे और समुंदर के किनारे रुके हुए थे। उन तीनों में से एक आदमी एजिम नोट करता है कि कोई सफेद चीज तैरती हुई उनकी तरफ आ रही है। अब वो दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताता है। उन लोगों ने समझा कि हो सकता है ये कोई समुद्री मखलूक हो। उधर जब माइकल को पता चलता है कि वो जिन लोगों से मिलने के लिए आया है वो लोग उसके आसपास मौजूद हैं, तो वो वहां पर मौजूद कश्ती के सहारे ऊपर आने की कोशिश करने लगा। वहां पर मौजूद तीनों आदमी उसे लकड़ी की कश्ती पर बिठाते हैं, आंखों ही आंखों में कोई इशारा करते हैं और उसे लेकर चल पड़ते हैं।
जैसे जैसे वो समुंदर में चप्पू चला रहे थे वैसे वैसे वो अजीबोगरीब किस्म के नारे लगा रहे थे। माइकल ने उनकी सकाफत के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा था और वो ये समझता था कि वो उनके बारे में बहुत कुछ जानता है, मगर उसने इस तरह के नारे कभी नहीं सुने थे। माइकल यही समझ रहा था कि ये लोग उसे किसी महफूज मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अचानक वो एक मिट्टी वाली जगह पर रुकते हैं। माइकल ने समझा कि शायद उनका कबीला आ गया है, मगर वहां पर हर जगह मिट्टी ही मिट्टी थी। माइकल अब दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि वो उनके कबीले में जाएगा और किसी ऐसे आदमी को तलाश करेगा जो यहाँ के हुक्काम को जानता हो और उनको ये बताएगा कि उसके साथ उसके कुछ और साथी भी मुश्किल में हैं। माइकल वहां पर मौजूद लोगों से पूछने लगता है कि क्या वो उसकी मदद करेंगे, तो वहां पर मौजूद एक शख्स हंसने लगता है और उसको देखकर कबीले के सभी लोग ऊंची ऊंची आवाज में कहकहे लगाना शुरू हो जाते हैं। फिर एकदम खामोशी छा जाती है। वो लोग कश्तियों से जमीन की तरफ आना शुरू हो गए और तभी माइकल को पता चल गया कि आखिर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। माइकल कश्ती में ही रहता है, जैसे वो उनसे दूर जाना चाह रहा हो, मगर जो आदमी हंस रहा होता है वो अपना हथियार उठाकर उसके दाएं तरफ पैवस्त कर देता है। जैसे ही वो शख्स ये अमल करता है तो दूसरे ट्राइब के लोग अपना हॉर्न उठाकर ऊंची ऊंची आवाज में बजाना शुरू कर देते हैं। फिर वो शख्स हथियार माइकल की लेफ्ट साइड पर पैवस्त करता है। माइकल दर्द से चिल्लाता है, मगर उसमें खुद को बचाने की हिम्मत नहीं होती। कुछ लोग माइकल को जंगल की मिट्टी वाले हिस्से की तरफ लेकर जाना शुरू हो जाते हैं। उसे उस एरिया में लाकर घुटनों के बल बिठा दिया जाता है। एक आदमी उसके बालों को पकड़कर उसका सर पीछे की तरफ करता है और दूसरा आदमी कुल्हाड़े के साथ उसकी गर्दन पर वार कर देता है। उन लोगों के दिलों में माइकल के लिए शदीद नफरत थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उनके बिस्पोल को अपने म्यूजियम की जीनत बनाए। तभी उन लोगों ने मंसूबा बनाया कि माइकल को कबीले के अकीदे के मुताबिक मार दिया जाना चाहिए। उन लोगों ने उसे मारकर टुकड़ों में तकसीम किया और आग में भून कर खा लिया। कार्ल हॉफमैन ने इस स्टोरी को सुना और अपनी किताब सैवेज हार्वेस्ट में शाया किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माइकल के साथ क्या हुआ होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। 7 अगस्त सन 1981 की सुबह 34 साल का एक अमेरिकन फोटोग्राफर जिसका नाम कार्ल मैककन था, ये शख्स 25 जनवरी 1947 को वेस्ट जर्मनी में पैदा हुआ था। ये शख्स अलास्का के जंगलात में एक झील के पास खड़ा था और बंदूक की गोलियों के डब्बे पानी में फेंक रहा था। पानी के छींटों की आवाज हर तरफ गूंजती है। इस शख्स के 5 माह के कैंपेन ट्रिप का यहाँ पर आखिरी दिन होता है, जो कि शिमाली अलास्का के दूर दराज के इलाके में था। ये अवाइल बहार के मौसम में एक जहाज के जरिए यहाँ आया था। ये आदमी यहाँ झील के पास अपना टेंट लगाता है। ये इलाका चारों तरफ से घने जंगलात और बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन पूरे 5 महीनों में ना उसने किसी शख्स को देखा था और न किसी से बात की थी, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल फोन और सिग्नल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इस इलाके से कम 150 किलोमीटर दूर तक कोई इंसान नहीं बसता था। ये शख्स आसमान की तरफ देखता है और उस जहाज की आवाजें सुनने की कोशिश करता है जो जहाज उसे आज यहाँ पर पिक करने आ रहा था, मगर वो वहां पर देखता है कि वहां तो कोई भी जहाज मौजूद नहीं है। ये शख्स इसलिए परेशान नहीं होता क्योंकि उसने आज के दिन जहाज को आने के लिए कहा था और कोई मुकर्ररा वक्त नहीं बताया था कि लाजमी इसी टाइम पर ही मुझे पिक किया जाए। वो टेंट के इर्द गिर्द घूमकर अपनी चीजों को जमा करना शुरू कर देता है। उसे याद था कि उसने जिस जहाज पर वापस जाना था वो जहाज काफी ज्यादा छोटा था, इसलिए फालतू सामान जिसमें गोलियों के डब्बे भी शामिल थे उन्हें उसने पानी में फेंक दिया। अब ये शख्स अकेले जंगलों में घूमने और कैंपिंग करने के लिए जितना पुरजोश था, उतना ही अब घर वापस जाने, अपने दोस्तों और खानदान से मिलने के लिए पुरजोश और बेताब था। ये अपना छठा गोलियों का डब्बा पानी में फेंकने ही वाला था कि अचानक उसे भेड़िए की आवाज सुनाई देती है और वो सोचने लगता है कि जब तक जहाज आता उस वक्त तक ये आखिरी डब्बा अपने पास ही रखेगा। अब ये शख्स साहिल की तरफ जाता है जहां उसने मछली पकड़ने के लिए जाल लगाया हुआ था। जब वो जाल को खींचता है तो उसमें 2 ट्राउट फिश फंसी होती हैं। मछली बनाने और पकाने के दौरान उसकी नजर आसमान पर ही थी कि हो सकता है कि वो जहाज अब आ जाए। खाना खाने के बाद वो अपनी डायरी निकालता है और उसमें सारे दिन की पूरी तफसील लिखता है
और अपना सामान उठाकर उस जगह की तरफ आ जाता है जहां से जहाज ने उसे उठाना था। वो वहां बैठकर अपने दोस्त का इंतजार करने लगता है। उस वक्त तक शाम हो चुकी थी, मगर अब तक दूर दूर तक जहाज का कोई नामो निशान नहीं था। वो वहां पर बैठकर कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पर उसका आज आखिरी दिन था। मगर अचानक उसकी नजर सूरज पर पड़ती है जो गुरूब हो रहा था। अब उसे मजीद परेशानी होना शुरू हो जाती है। इस एरिया में सूरज तकरीबन 20 घंटे तक आसमान पर चमकता है और जब गुरूब हो रहा हो तो वहां पर आधी रात होती है। यानी उसके दोस्त ने आज आने की डेट मिस कर दी थी, मगर उस शख्स के पास अपने दोस्त के साथ राबिता करने के लिए कोई जरिया मौजूद नहीं था। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है उस शख्स की परेशानी में इजाफा होता चला जाता है। कार्ल मायूस होकर दोबारा अपना टेंट लगाता है और रात को सोने से पहले ये दुआ करता है कि अगली सुबह उसका दोस्त आ जाए। अगली सुबह ये शख्स बहुत जल्दी उठ जाता है और अपना सारा सामान समेटना शुरू कर देता है, मगर अगला दिन भी गुजर जाता है और उसका दोस्त नहीं आता। उस शख्स ने अपने दिल को ये तसल्ली दी कि हो सकता है उसके दोस्त के जहन में तारीख गड़बड़ हो गई हो, और इसी उम्मीद पर काफी दिन गुजर जाते हैं कि अचानक उसे एक बात याद आती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे याद आया कि 6 माह पहले जिस रात उसने अपने दोस्त से ये मंसूबा डिस्कस किया था, उस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और इसी ड्रिंक के दौरान उसने अपने दोस्त से पूछा था कि मेरा ट्रिप खत्म होने के बाद 7 अगस्त को मुझे पिक कर लोगे। उस वक्त उसके दोस्त ने कहा था कि मुझे अपना टाइम टेबल देखना पड़ेगा कि मैं आया आ सकूंगा या कि नहीं, मगर ये शख्स अपनी तैयारियों में इस कदर पुरजोश और मशगूल हो गया था कि उसे अपने दोस्त से दोबारा पूछना याद ही नहीं रहता। इसलिए अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि उसका दोस्त यहां पर कभी नहीं आएगा और किसी दूसरे जहाज के आने के इम्कानात भी वहां पर ना होने के बराबर थे। उसे यह भी उम्मीद नहीं थी कि उसका वालिद या उसके दोस्त उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, क्योंकि इसमें भी उसकी अपनी ही गलती थी। ये हर वक्त सफर में ही रहता था और सफर के दौरान ये कभी किसी को नहीं बताता था कि वो कहां जा रहा है और वो कब वापस आएगा। ताहम फिर भी वो किसी ट्रिप पर गया था और उसने अपने आने की डेट मिस कर दी, तो उसका बाप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। जब ये शख्स वापस आता है तो अपने बाप को कहता है कि दोबारा ऐसा काम कभी ना करे। मैं चाहे जितना भी लेट हो जाऊं, हुक्काम को कभी भी इत्तला देने की जरूरत नहीं है। अब इस ट्रिप में तो इसका मतलब यह था कि इस शख्स को अलास्का में जालिम तरीन मौसम सरमा का सामना करना था। ये शख्स अगस्त के एंड में भी इन्हीं जंगलात में फंसा हुआ था और इसे इस बात का पुख्ता यकीन हो गया था कि उसका दोस्त उसे बचाने नहीं आएगा। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या वो यहां पर बैठकर रेस्क्यू होने का इंतजार करे। दूसरा ऑप्शन यह था कि वो 120 किलोमीटर दूर तक पैदल सफर करके अलास्का के एक गांव फोर्ट योकोन जाए, मगर यह काफी खतरनाक काम था। इस मुहिमजोई में उसकी जान भी जा सकती थी। ये इलाका बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए यहां पर खाना मिलना भी तकरीबन नामुमकिन था और वहां पर हर तरफ भेड़ियों का राज था। लेकिन अब उसने जो भी फैसला करना था बहुत जल्दी करना था, क्योंकि यहां पर बहुत खौफनाक सर्दी आने वाली थी। वो खाने के लिए खरगोश को पकाने के दौरान ये सोच रहा था कि उसे यहीं रहकर मदद का इंतजार करना चाहिए। इतने में उसे जहाज की खूबसूरत सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे ये वहम लगा, क्योंकि इतने अरसे में वहां कोई जहाज नहीं आया था। जब उसने देखा तो जहाज काफी नीचे होकर उसी के कैंप की तरफ आ रहा था। तो कैंप में जाकर अपना हैंडबैग पकड़ता है और अपना हाथ हिलाकर पायलट को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करता है। जहाज को देखकर उसे अब ये समझ आ चुकी थी कि उसके दोस्तों ने पुलिस को खबर कर दी थी और अब उसे रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ देर के लिए यह जहाज उसके कैंप से इतना नीचे होकर गुजरता है कि उसे साफ तौर पर नजर आता है कि पायलट उसी को देख रहा है। कार्ल जोश में आकर अपनी एक मुट्ठी हवा में लहराता है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो अपने घर वापस जा रहा है, मगर वो अचानक देखता है कि जहाज उसके कैंप से बहुत नीचे आकर वापस यू टर्न ले रहा है। उसे लगा कि शायद पायलट लैंड करने की जगह तलाश कर रहा है, इसीलिए वो भागकर कैंप में गया और अपना सामान जमा करने लगा। मगर प्लेन उसकी नजरों के सामने ही ऊपर उठकर गायब हो जाता है। वो सारा दिन इस जहाज का इंतजार करता है, मगर वो जहाज नहीं आता। ये शख्स उस रात अपने टेंट में लेटा होता है, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है।
वो अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि हो सकता है ये जहाज इस जगह पर लैंड ही ना कर सकता हो और पायलट किसी दूसरे जहाज में आ रहा हो। उसे नींद नहीं आ रही थी। ये शख्स इस पॉइंट पर पिछले कई माह से अकेला रह रहा था, इसलिए उसने तमाम किताबें और मैगजीन कई बार पढ़ लिए थे। अब वो कुछ नया पढ़ने के लिए ढूंढ रहा था और उसे मिल जाती है वो चीज जो कि उसका हंटिंग लाइसेंस था। ये एक छोटा सा सर्टिफिकेट पेपर था जिस पर कुछ रूल्स लिखे हुए थे। वो वर्क छोड़ छोड़कर वर्क गर्दानी करता रहा। अचानक उसकी नजर एक पेज पर पड़ती है। इस सफ़े को देखकर उसका दिल बंद होने लगता है। पहले वो समझा कि हो सकता है ये कोई गलतफहमी हो। उसने इस पेज को बार बार पढ़ा और वो शॉक्ड था कि अब उसे समझ आई कि वो पायलट वापस क्यों मुड़ गया था। इसके बाद भी ये शख्स कई हफ्तों तक ये उम्मीद करता है कि शायद वो जहाज वापस आ जाए। अब उसकी ये उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। वो पैदल सफर भी नहीं कर सकता था। उसे यहीं पर रुकना था, लेकिन अब यहां झील पर बर्फ जम रही थी और झील पर बर्फ होने की वजह से वो अब मछलियां भी नहीं पकड़ सकता था। अक्टूबर तक ये शख्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था और नवंबर में ये भूख से मर रहा था। 26 नवंबर को उसने अपनी डायरी में कुछ लिखा। उसके पास खाना बिल्कुल खत्म हो चुका था। शदीद बर्फबारी की वजह से उसके हाथों और पैरों की उंगलियां काली होनी शुरू हो गई थीं। अब उसके पास जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो चुकी थीं। अब वो जानता था कि उसके पास एक ही रास्ता है। उसने अपनी डायरी में आखिरी अल्फाज लिखे कि अब उसे तकलीफ नहीं होगी। वो पास पड़ी राइफल उठाता है और कुछ ही देर बाद उस इलाके में गोली की एक आवाज गूंजती है। इस वाकये के कुछ माह बाद फरवरी सन 1982 में अलास्का स्टेट को ये शख्स मिल जाता है। इस शख्स ने अपनी जान खुद ली थी। दरअसल ये शख्स जब लाइसेंस पढ़ रहा था तो उसूलों को पढ़ते हुए उसे मालूम होता है कि उसने जो अपनी बंद मुट्ठी हवा में लहराई थी वही बंद मुट्ठी उसकी बर्बादी की वजह बनी। और क्योंकि उस शख्स के लाइसेंस पर यह लिखा हुआ था कि इस तरीके से हाथ ऊपर उठाना एक यूनिवर्सल बॉडी सिग्नल है, जिसका मतलब था कि यहां सब कुछ ठीक है, मेरा इंतजार ना किया जाए। और पायलट ने उस वक्त उसका ये हाथ देखकर ही अपना जहाज वापस मोड़ा था। अगर ये शख्स इस लाइसेंस के उसूलों को पहले ही पढ़ लेता तो वो एक की बजाय दोनों हाथ ऊपर उठाता, जिसका मतलब ये होता कि उसे मदद की जरूरत है। लेकिन उसकी बंद मुट्ठी ने उसकी मौत पर मोहर लगा दी। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इफ टीवी की टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।